दिल नहीं किया। ऊपर से सर इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास खत्म होती है 4 बजे, तो 10 मिनट में तो नहीं पहुंच सकते। अच्छा यार ठीक है, मुझसे रोने को तो नहीं कहा था मैंने। अच्छा सर, कल देखूंगा। अच्छा, हमने नया चैप्टर शुरू करना है सीक्वेंसेस का, ठीक है ये। हाँ, ये इंशाल्लाह आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका सीक्वेंसेस जो है आते हैं, दैट इज, मेरे पास तो नहीं है, दैट इज अरिथमेटिक। की स्पेलिंग तो मुझे गलत लग रहा है। दैट इज अरिथमेटिक। आपने स्पेलिंग चेक करना। सही स्पेलिंग से। ओके। अच्छा, एरिथमेटिक सीक्वेंस ये आपका सबसे पहला सीक्वेंस है, ठीक है। अब एरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो आप ए लेवल में भी जाके पढ़ते हो, वहां पर इसको लीनियर सीक्वेंस कहते हैं या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं वहां पर, ठीक है। तो एरिथमेटिक सीक्वेंस जो है, एरिथमेटिक इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एरिथमेटिक सीक्वेंस में आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो अचीव होगी बाय ईदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लेट्स से 10, 12, 16, 18 और उसके बाद दो ब्लैंक्स छोड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह का 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है पेपर वन में कि आप अगली दो टर्म्स बता दें। तो आपकी अगली दो टर्म्स क्या होंगी, क्या? अच्छा, तो इसमें अगर आप देखो तो +2, +2, +2 और +2 करेंगे तो 18 और +2 करेंगे तो 20, ठीक है। सिमिलरली लाजमी नहीं है कि वैल्यू हमेशा ऐड ही हो रही हो, वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी हो रही हो सकती है। फॉर एग्जांपल 40, 30, 20, 10 एंड द नेक्स्ट टू वैल्यूज। तो अगर आप देखो तो इस केस में -10, -10, -10, -10 करोगे तो 0 और फिर -10 करोगे तो -10, ठीक है। तो आपके किसी भी केस में सेम पर्टिकुलर वैल्यू या तो ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, और अगर ऐसा हो तो उसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस कहने के लिए प्लीज ये याद रखें कि सेम वैल्यू ही आपकी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो 2 2 ऐड हो रहा था, बाद में 4 4 ऐड हो रहा था, बाद में 6 6 ऐड हो रहा था और आप कहेंगे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो 2 ऐड होते रहना चाहिए, या फिर 4 ऐड होते रहना चाहिए, या फिर 6 ऐड होते रहना चाहिए, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आपकी ऐड होती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ना हो तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, बट वो सीक्वेंस जरूर है, ठीक है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करिएगा। nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n-1 होगा ये जो, तो इधर आते मैं उधर आता क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, इसको कभी कभार nth टर्म को tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मूला में a a आपकी फर्स्ट, पेपर पेन लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, बाहर किसी को वो देंगे तुम्हें। ए जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। एन यहां पर पोजीशन, एन जो है वो पोजीशन नंबर को आइडेंटिफाई करता है। और जो यहां पर टी एन लिखा हुआ है, ये nth टर्म या फिर टर्म वैल्यू भी आप कह सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो लास्ट वेरिएबल आपका रह गया है डी, दैट रिप्रेजेंट्स
कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालते आप कैसे हो? हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म करके। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकलेगा? आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि एक आपने फोर्थ टर्म उठा ली और एक फर्स्ट टर्म उठा ली और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और कहा कि ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ऐसा नहीं होगा। तो आपके पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो डी की वैल्यू होगा। रैंडम टू टर्म्स का डिफरेंस डी की वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन कह रहा है कि आपको हमने एक सीक्वेंस बताया विच इज 4, 9, 14, 19, 24, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ए पार्ट ने कहा कि आप नेक्स्ट टू टर्म्स बताते। तो अगर आप देखो तो 5 5 5 5 5 ऐड होता जा रहा है। तो अगली टू टर्म्स क्या होंगी? 29 एंड 34। ये बताने के आपको एक नंबर मिल गए कि आपने अगली दो टर्म्स बतानी। ठीक है, लाजमी नहीं है इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा हो। कभी कभार ऐसे भी होता है कि कभी पहले पहला नंबर टू से मल्टीप्लाई, फिर थ्री से मल्टीप्लाई, फिर टू से मल्टीप्लाई, फिर थ्री से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली आपने सीक्वेंस फिगर आउट करना होता है कि वो क्या है। बट उसमें नेक्स्ट टू मांगी हुई थी, 29 और 34। अब बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। ठीक है, अगर वो nth टर्म का वर्ड ना भी यूज करे, वो तब भी आपको कहे कि आपने फॉर्मूला ही फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक एक्सप्रेशन फिगर आउट करना है जो एक्सप्रेशन आपके इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 टर्म निकाल दे, तो आप इस सीक्वेंस की 100 टर्म नहीं निकाल सकते। कितनी दफा +5 +5 करोगे? ठीक है, कहीं ना कहीं वैल्यू स्किप कर दोगे या फिर कोई गलती कर दोगे। तो हम nth टर्म का एक्सप्रेशन निकालते हैं जो हमें गाइड करता है कि हम कोई भी टर्म वहां से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या होगा? फॉर्मूला हमें nth टर्म का पता है विच इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली a की वैल्यू क्या है? 4। डी की वैल्यू क्या है? 14 माइनस 9 विच इज +5। n की वैल्यू क्या है यहां पर? कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने nth टर्म का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, n की यहां पर कोई भी वैल्यू यूज नहीं होगी। क्यों यहां पर कोई भी वैल्यू यूज नहीं होगी? क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने किस पोजीशन के लिए वैल्यू फाइंड करनी है? n के लिए। तो फिर n तो n ही रहेगा। ठीक है, तो आप यहां पर सब्सटीट्यूशन करें, टी एन इज इक्वल टू ए की जगह 4 सब्सटीट्यूट करें, n-1, डी की जगह 5 सब्सटीट्यूट करें। यहाँ पर एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि 5 जो है वो पहले लिख सकते हैं। पहले लिखने का मसला ये है कि माशाल्लाह जितने अच्छे हैं मैथ्स में, हम 5 + 4 9 कर देंगे, वो गलत है। पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, उसके बाद एडिशन होती है। तो 4 + 5n-5, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 5n-1 बन गया। अब ये 5n-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पूरे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई भी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके अगेंस्ट आपको टर्म निकाल के दे देगा। अभी बताने लगा था, सबर 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 करते। अच्छा, सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि फाइंड 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस।
तो पहले आपको 25th टर्म निकालने के लिए आपको एवरी वैल्यू 5 5 5 5 5 5 करके ऐड करनी पड़ती, बट अब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में रोहन, इस पूरी स्टेटमेंट में कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? 25 पोजीशन की बात हो रही है, विच मींस एन की वैल्यू 25 हो गई। ठीक है, तो जब आप एन की जगह 25 लिखोगे तो T25 = 5 टाइम्स 25 - 1, तो ये 124 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई साइंसदान का बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है जिसको लग रहा है कि सर ये जो टी के नीचे वाला 25 है इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा ये T25 जो है ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए नहीं है। 25 उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। T25 का पढ़ने में मतलब ये है कि 25th टर्म। ठीक है, और वही क्वेश्चन ने हमें कहा हुआ था और हमने वही फाइंड की। ठीक है, अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन आपके पास ये भी कह सकता है कि गिवन दैट 229 इज pth term of the expression, find p। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये अचानक से नई वेरिएबल क्या आ गए, आपने सिर्फ अपना क्वेश्चन पढ़ना है और आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो वो कह रहा है कि गिवन दैट 229 इज pth टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, विच मीन वो ये कहना चाह रहा है कि 229 आपके पास क्या है? टर्म वैल्यू है। ठीक है, 229 आपके पास क्या है? टर्म वैल्यू है। और pth क्या है आपके पास? पोजीशन नंबर। तो बेसिकली एन की वैल्यू दी हुई है p और टर्म की वैल्यू दी हुई है 229। रोहन, इस एक्सप्रेशन में Tn = 5n - 1 में टर्म की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वेरिएबल हमने यूज किया? इस एक्सप्रेशन टी। तो टी की जगह आप 229 लिखेंगे और आप एन की जगह जो है वो पी लिखेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 230 = 5p। पी को आप 230 को आप डिवाइड कर दे 5 के साथ, तो दिस विल एंड अप बिकमिंग 46। तो अगर अब आप क्वेश्चन को सर 46 की वैल्यू के साथ पढ़े, एक सेकंड मूसा, तो क्वेश्चन बनेगा, किया तो है +1 उधर जाके 230। जी मूसा क्या कहते हैं? सर 5 कहाँ से आया? वो तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही जो चल चल रहा है, 5n - 1, उसी का अच्छा पार्ट था। अच्छा। ठीक, ओके। ठीक है। तो इसी तरह की जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आते रहते हैं। ठीक है, कभी कभार वो जो है इन क्वेश्चंस में उनको रियल लाइफ एग्जांपल से भी एसोसिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर पी क्या है आपको नहीं पता, 229 क्या है आपको नहीं पता, 46 क्या है आपको नहीं पता। किसी और क्वेश्चन में वो जाके कह देगा कि 229 जो है ना वो फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पर 46 है या जो एन है वो डायग्राम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो एसोसिएट हो जाएगी, अदरवाइज लीनियर या अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो सारी उसकी वर्किंग ऐसे ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास 3 न्यू सीक्वेंस आते हैं। फर्स्ट इज द स्क्वायर सीक्वेंस, देन द क्यूब सीक्वेंस, एंड देन ये कैसे, कब पढ़ा? वेरी गुड। अच्छा, आपके पास 3 सीक्वेंस आते हैं, स्क्वायर सीक्वेंस, क्यूब सीक्वेंस और ट्राइएंगल सीक्वेंस। ठीक है, सिंपल स्क्वायर सीक्वेंस ये वाला बेसिकली आपने यूज तब करना होता है जब आपका क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। ठीक है, तो आपका जो स्क्वायर सीक्वेंस है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है, एन का मतलब क्या है? वही पोजीशन नंबर। ठीक है, तो इसकी जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें
तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये बेसिक आपका स्क्वायर सीक्वेंस। ठीक है, आपका जो बेसिक क्यूब सीक्वेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन क्यूब। ठीक है, उसमें क्या होता है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 आई थिंक। और ये आपका बेसिक क्यूब सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अब इनको आपने यूज कैसे करना है? आपको क्वेश्चन में वो 1 4 9 16 25 दिया हुआ है, तो आपको देख के फौरन पता लग जाना चाहिए कि ये स्क्वायर सीक्वेंस है या ये क्यूब सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर तो 1 4 9 16 25 36 49 एज इट इज दिया होगा, आप और क्वेश्चन कहेगा कि आप इसका फॉर्मूला लिख दें, तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एन स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 8 27 64 125 और 216 दिया होगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां पर एन क्यूब लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूले की जगह। और ट्राइएंगल सीक्वेंस में क्या होता है कि आपकी वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होती है, बट इसके केस में आपकी एवरी अपकमिंग टर्म जो है उसके अंदर +1 +1 +1 +1 होता जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n इंटू n+1। ठीक है, तो अगर आप देखें इसके अंदर 1 प्लग इन करें तो n की वैल्यू 1 आएगी, आप इसके अंदर 2 प्लग इन करें तो n की वैल्यू 3 आएगी, इसके अंदर आप आगे 3 प्लग इन करें तो n की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 आएगी, फिर आपके पास +2 हो गया, फिर +3 हो गया, और फिर आपके पास +4 हो गया विच इज 10, फिर आपके पास +5 हो गया विच इज 15, फिर आपके पास +6 हो गया विच इज 21, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ट्राइएंगल सीक्वेंस आप डिटरमिन कैसे करोगे? उसके अंदर आपकी एवरी नेक्स्ट वैल्यू में जो टर्म ऐड हो रही है दैट इज 1 ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो देखो पहले की केस में 2 ऐड हुआ था, फिर आपके पास 3 ऐड हुआ, फिर आपके पास 4 ऐड हुआ, फिर आपके पास 5 ऐड हुआ, फिर आपके पास 6 ऐड हुआ, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इन सारों की एक चीज है जो सब में कॉमन है। बता सकते हो क्या कॉमन है सब में? इन सारे सीक्वेंस में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, ऑल सीक्वेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1। स्क्वायर सीक्वेंस जो हमने लिखा है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्यूब सीक्वेंस जो हमने लिखा है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो ट्राइंगल सीक्वेंस लिखा है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। पेपर में लाजमी नहीं है कि 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, पेपर में लाजमी नहीं है कि 1 से स्टार्ट हो। तो पेपर में अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? पेपर में हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट, और एक हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, और ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे? आपका एक्सप्रेशन जो है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये आपको पता है। जितनी वैल्यूज स्किप हो जाएंगी उतनी वैल्यूज हम ऐड कर देंगे या उतनी वैल्यूज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपका सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, होना चाहिए 1 से, क्यूब का सीक्वेंस आपका स्टार्ट होना चाहिए 1 से। हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? जो क्वेश्चन में गिवन है वो 64 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो 64 से स्टार्ट हो रहा है, तो है अभी भी ये क्यूबिक सीक्वेंस ही, बट द प्रॉब्लम है कि अब ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये 64 से स्टार्ट हो रहा है। तो इन्होंने कितनी वैल्यू स्किप कर दी? इन्होंने स्टार्ट में 3 वैल्यू स्किप कर दी, 1 स्किप कर दिया, 8 स्किप कर दिया, और 27 स्किप कर दिया। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला में रिप्लेस कर देंगे n को n+3 से। ठीक है,
क्योंकि 3 वैल्यू स्किप की, इसलिए n+3 से रिप्लेस कर देंगे। अगर उन्होंने 2 वैल्यू स्किप की होती तो हम 2 से रिप्लेस कर देते। अगर उन्होंने 1 वैल्यू स्किप की होती तो हम n+1 से रिप्लेस कर देते। तो आप बेसिकली ये जो नंबर है, ये वो नंबर ऑफ वैल्यूज है जो उन्होंने स्किप की है। माइनस करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ग्राफ दोबारा आपकी फंक्शन जो है वो 1 से स्टार्ट होना था, लेकिन एक्चुअल जो है वो कहां से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, -8, माइनस नहीं करते, -27 करते, -8, 1, 8, 27, 64, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब ये दोबारा कौन सा सीक्वेंस है? क्यूबिक सीक्वेंस है। ठीक है, स्टार्ट कहां से करनी चाहिए थी? 1 से। इन्होंने कहां पर स्टार्ट कर लिया? -27 से, विच मीन्स कितनी वैल्यू ये खा गए हैं? 2 वैल्यू खा गए। तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये कितनी वैल्यूज खा गए? 2 वैल्यूज खा गए। n-2 होल क्यूब, n-2 होल क्यूब, n की वैल्यू अगर हम 1 डालें। अच्छा, मैंने इस माशाल्लाह सीक्वेंस जो है ना वो मैंने लिखा हुआ है। ये -1 भी तो आता है और -8 भी तो आता है। तो -8 जो है ना वो अब ठीक है। तो उन्होंने 2 वैल्यूज जो है वो खा गए हैं। तो है, मतलब शुरू में कर दी है उन्होंने, 1 से शुरू होना चाहिए था ना। तो उन्होंने -1 और -8 पे शिफ्ट कर दिया है। 3 वैल्यूज पीछे शिफ्ट कर दिए, 3 वैल्यूज पीछे शिफ्ट कर दिए, दरम्यान में जीरो भी है। तो -8, -1, 0, 1, ये सारी वैल्यूज 3 पीछे स्किप कर दिए। तो इसलिए n-3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली एक तो दिया होगा ना, हमें किसका पता फिर हमें किसने लिखना है। ठीक है, और सिमिलरली ट्राइंगल के केस में भी ऐसे ही होगा। तो आप जो है वो किसी भी गिवन सिचुएशन में, अब इसमें जो है ना वो आपकी हाजिर दिमागी जो रिक्वायर्ड है, क्यों? आपको ये आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि तुम पहले स्नैपचैट बना लो, बना लो, बना लो। अच्छा, अच्छा। तो आपको जो है वो पेपर में ये आइडेंटिफाई खुद से करना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है या क्यूबिक सीक्वेंस है। क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है या क्यूबिक सीक्वेंस है। क्वेश्चन सिर्फ आपको वैल्यूज बताएगा, आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस आता है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। सबसे पहला सीक्वेंस हमने कौन सा पढ़ा था? एरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ठीक है, एरिथमेटिक सीक्वेंस में और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? एरिथमेटिक सीक्वेंस में आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस सेम आ गया था। आपका क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में सेकंड कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, और मैंने एग्जांपल के लिए ऑलरेडी एक सीक्वेंस निकाल के रखा हुआ था, विच इज 6, 19, 38, 63 एंड 94, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर आप देखो तो ये स्क्वायर सीक्वेंस तो नहीं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर सीक्वेंस में सारे नंबर स्क्वायर होते हैं, इनमें से कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं। ना तो ये क्यूब सीक्वेंस है और ना ही ये ट्राइंगल सीक्वेंस है। तो वो वाले सीक्वेंसेस में से कोई भी नहीं है। एरिथमेटिक सीक्वेंस हो सकता है, बट ट्राई कर लेते हैं। तो अगर आप देखो तो 6 प्लस कितना 19 होता है? 12, 30, सॉरी, 19 प्लस 19, 38 होता है। फिर 25 और फिर 31। तो सिंस आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो दैट वुड मीन कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। बट आप यहां पर रुक नहीं जाओगे,
आप एक और दफा डिफरेंस निकालोगे तो वो आ रहा है +6 एंड +6। तो हेंस अब आपके पास जो सीक्वेंस बना वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बन गया है, क्योंकि सेकंड डिफरेंस सेम आ गया। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या है nth टर्म का? Tn, या फिर nth टर्म, जो भी कहना चाहें आप इसे, उसका फॉर्मूला है +c। ठीक है। और इस फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए आपको तीन और इक्वेशंस चाहिए होंगी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन क्या होगी? 2a इज इक्वल्स टू, जो कि हमारी सिचुएशन में क्या बनता है? +6 ए, और वहां से आपके पास ए की वैल्यू निकल आएगी एज +3। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास बनती है 3a +b सर ये 3A और 2A क्या है, मुझे समझ नहीं आई। A13 के। ठीक है। तो 3a इज इक्वल टू 13। ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हुए हो, तो यहां से बी की वैल्यू, जो लास्ट इक्वेशन है, +c इज इक्वल्स टू 6 इक्वल होगा a +b +c के। तो आप 3n² +4 वैल्यूज को आपने ए बी और सी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपके पास न्यू फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन एक आसान तरीके से इस पूरी सिचुएशन को इस ऑर्डर में याद करना, कि पहले 2a लगेगा, फिर 3a+b लगेगा, फिर a+b+c=0 लगेगा। ठीक है। तो अगर आप इस ऑर्डर में याद करें तो फिर याद करना काफी आसान रहेगा एज कंपेयर टू दिस। तुमने फॉर्मूला यूज किया था a+n−1 × d+1/2 × n−1 × n−2 × c। वो फॉर्मूला गलत है। पहली बात तो ये कि वो फॉर्मूला के ऊपर तुम्हें 3 मार्क्स अगर क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट फॉर्मूला इज गुड इनफ फॉर मार्क नंबर 1 और मार्क नंबर 2, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए। वो फॉर्मूला अप्रिशिएटेड नहीं है बाय द एग्जामिनर, मेरे पास ईमेल पड़ी हुई है। ठीक है। तो वो तुम 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए यूज नहीं कर सकते। प्लस उसके अंदर एरर के चांसेस ज्यादा है n-1 और n-2 को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। तो इसलिए वो फॉर्मूला यूज नहीं करते, बट अगर तुम यूज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, एज लॉन्ग एज क्वेश्चन 1 मार्क का या 2 मार्क का। 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए वर्किंग इतनी रिक्वायर्ड होती है, वहां पर उतनी है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए a n² + b n + c की इक्वेशन जो है ना, ये है इसका फॉर्मूला।
ठीक है। बट इस फॉर्मूले में अगर तुम देखो तो ए बी और सी तीन वेरिएबल्स और हैं। उन तीनों वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए तुम्हें तीन इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशन है 280, जो कि नीचे वाली टर्म के इक्वल होगी। दूसरी इक्वेशन है 3a+b, जो दूसरे वाले नंबर के इक्वल होगी, मिडिल वाले। और फिर है a+b+c, जो फर्स्ट नंबर के इक्वल होगी। ठीक है। हर इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे, अगली इक्वेशन में मूव ऑन कर दोगे। नीचे वाली इक्वेशन से a निकालोगे, ऊपर वाली इक्वेशन में मूव ऑन कर दोगे। ऊपर वाली इक्वेशन से b निकालोगे, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में मूव ऑन कर दोगे। जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके फाइनल एक्सप्रेशन लिख दोगे एज 3n² + 4n-1। ठीक है, ये उससे ज्यादा इजी है। लंबा है थोड़ा सा, बट ज्यादा इजी है, गलती के चांसेस बड़े कम है। ठीक है। अच्छा। क्यों? अच्छा, इसके बाद आपके पास लास्ट सीक्वेंस आता है एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। ठीक है। आज भी जो है वो हम 10 मिनट और लंबा करेंगे, तो हम प्रॉब्ली 5 बजे तक क्लास जो है ना वो हमारी चलेगी। अगर आपकी अगली कोई क्लास है तो उनको बता दीजिएगा, इस सर नए जो है वो क्लास ले रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रखिए। अच्छा, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस में अगेन अगर आप रट्टे के थ्रू करना चाहते हो, देर आर वेज जिसमें आप रट्टे के थ्रू कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि यार वो बहुत ही मुश्किल है रट्टा। ठीक है। बट एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस में क्या होगा कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है, या फिर डिवीजन होगी, तो पता लगेगा कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है। अरिथमेटिक में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही थी, एक्सपोनेंशियल के केस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी। ठीक है। तो लेट्स से आपके पास एक आ जाता है 4, फिर 12, फिर 36। 36 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो क्या बनता है? 108। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस आ गया। ए पार्ट दोबारा वही कह रहा है कि भाई आप ना नेक्स्ट टू टर्म्स लिखते, नेक्स्ट टू टर्म्स ऑर्डर फिगर आउट कर लिया कि भाई मल्टीप्लाई बाय 3 करते जा रहे हैं, तो 108 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो क्या बनता है? 324। 324 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 9 970। ये आपके पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई। ये फिगर आउट करने के लिए आपको नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस है। ये आपकी सारी की सारी चीज जो है ना वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट है। तो आपको पता लग ही जाएगा सिचुएशन देख के। ठीक है। अब इसका बी पार्ट जो है उसमें वो कह रहा है कि आपने इसका एक्सप्रेशन या फॉर्मूला, ठीक है, एक्सप्रेशन या फॉर्मूला nth टर्म का पेपर में इसे जनरल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं। सब फातिमा और मूसा, ध्यान रखिएगा इसको नहीं, इन इन एवरी केस फॉर्मूला को कभी कभार वो जनरल टर्म भी कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज ए, काम करेगा और कभी काम नहीं करेगा, और रट्टा मैं प्रेफर नहीं करता, तो ये फॉर्मूला इज मच इजियर। ठीक है। ए फर्स्ट टर्म, ठीक है, आर का मतलब कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो कैसे निकलेगी? नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस करके। जिस तरह कॉमन डिफरेंस निकलता था नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करके, इसी तरह कॉमन रेशो भी निकलेगी नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस करके। तो अगर आप इसी सिचुएशन में देखें तो इस सिचुएशन में आपके पास आर की वैल्यू क्या बनती है? 36 ÷ 12, 3 बनती है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, टी एन का एक्सप्रेशन है, ए की वैल्यू आपके पास 4 है, आर की वैल्यू आपके पास 3 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। हेंस आपके पास एक्सप्रेशन आ गया
4 ब्रैकेट 3 पावर n माइनस 1। ज्यादा बड़े आंसर मन के 4 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 3 के ऊपर पावर लगी हुई है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। क्या सोच रहे हो? क्या चीज? और वो तो उसने कहा था कि ऊपर वाले सीक्वेंस को ऑब्जर्व करके ना अगली दो टर्म्स बता दो। तो मैंने ऑब्जर्व किया, तो 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 12 बनता है, 12 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 36 बनता है। यार ये वो नहीं, मैंने 2 या 3 कब कहा था? मतलब टोटल अभी तक जितने किए थे वो सारे हो गए, तो ये एक और आ गया। हाँ, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी है, ये भी है। बट पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है सीक्वेंसेस का, और वो एक ही क्वेश्चन 6 से 7 नंबर का होता है, और तुम्हें उसी में टाइम लगाना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा है। बट इसमें आप क्या करते हो कि आप हमेशा सबसे पहले डिवाइड करके देखते हो कि भाई वो एक्सपोनेंशियल तो नहीं बन रहा, क्योंकि अगर वो एक्सपोनेंशियल नहीं बन रहा तो फिर वो अरिथमेटिक और क्वाड्रेटिक बनेगा, वो तो डिफरेंस से निकल आएगा। तो वो सबसे आसान रहता है। तो सबसे पहले चीज यही करते हो, आप ट्राई करते हो डिवाइड करके। और वो आपने कैसे चेक करना होता है? आप पहले दोनों टर्म्स को डिवाइड करो, आप अगले दोनों टर्म्स को डिवाइड करो। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो दैट वुड मोस्ट लाइकली मीन कि वो एक्सपोनेंशियल ही है जो कंटिन्यू कर रहा है। बट अगर पहली और दोनों का ही सेम नहीं आया तो विच मीन वो एक्सपोनेंशियल नहीं है। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है। ज्यादातर अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है वो देख के पता लग जाता है, क्योंकि अरिथमेटिक में एक ही वैल्यू है जो बार बार ऐड और सब्ट्रैक्ट होनी है। 2024 के अंदर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आया था अरिथमेटिक के साथ मिक्स होके। 2022 के मई जून में भी क्वेश्चन आया था एक्सपोनेंशियल का अरिथमेटिक के साथ मिक्स होके। और आईजीसीएसई वालों का हर साल क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंशियल का अरिथमेटिक के साथ मिक्स होके। ठीक है, वो ये मूसा और फातिमा। अब मिक्स कैसे होता है? आपको क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज दी हुई हैं तो आप उसको कभी भी एज अ सिंगल सीक्वेंस ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शनल वैल्यूज दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपका डिनोमिनेटर है 4, 12, 36 और 108, और आपका न्यूमिनेटर है 3, 7, 11 और 15, तो आप फ्रैक्शन को एज अ सिंगल सीक्वेंस ट्रीट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको एज अ सिंगल सीक्वेंस ट्रीट करोगे तो पेपर 1 में कोई माइकल लाल मुझे दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंस निकाल के दिखा दे अगले 30 सेकेंड्स में, तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने फ्रैक्शंस को कभी भी एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट नहीं करना। ये कर लो, मैंने जूम आउट कर दिया। ठीक है, तो इस केस में अरिथमेटिक सीक्वेंस आपने यू बनाने की कोशिश नहीं करनी कि आपको 7/12 -3/4, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सेकंड, आपने एक्सपोनेंशियल भी बनाने की कोशिश नहीं करनी। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शनल टर्म्स आ जाए तो आपने फ्रैक्शनल टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है? न्यूमरेटर्स को निकाल के एक सेपरेट सीक्वेंस बना लेना है, डिनोमिनेटर्स को निकाल के एक सेपरेट सीक्वेंस बना लेना है, और एंड पे यू नीड टू स्टिच बोथ टुगेदर एज अ सिंगल एक्सप्रेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर न्यूमरेटर को सेपरेट कर लें तो न्यूमरेटर बनता है 3, 7, 11 और 15। इसका एक्सप्रेशन निकालें, भूल जाए कि कोई डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिंपल 3, 7, 11 और 15 का आंसर निकालें आप। तो ये कौन सा सीक्वेंस बनता है? अरे गौर से देखो जरा, +4 +4 हो रहा है। तो ये अब इस तरह की चीजें जो है वो आपको पेपर में थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद भी पता लगना शुरू हो जाती हैं। एरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या था? A+n-1 × D। ए की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, एन की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, डी की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4n-4, ये बन जाएगा 4n-1। सीक्वेंस बना लें तो 4, 12,
36, 108, so on and so. आयान भाई, ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है डिनोमिनेटर्स का? मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कौन सा सीक्वेंस है? एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट आर n-1। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकाल लें किसी भी दो टर्म्स को डिवाइड करके, 12/4 कर लें विच इज 3, तो आर की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज आपके आंसर नहीं है। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ था? फ्रैक्शन। आपने क्या देनी है इन पे? फ्रैक्शन। तो आप अपना फाइनल आंसर लिखते हैं 4 × 3n-1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो हो जाएगा। और मुझे याद है 2024 में जब ये क्वेश्चन आया था तब ये 4 नंबर का था, 2022 में जब ये क्वेश्चन आया था तब भी ये 4 नंबर का था, और दोनों केसेस में फ्रैक्शंस ही थे, और दोनों केसेस में ऐसे ही था। बल्कि नहीं, 2022 वाला जो केस है उसमें न्यूमरेटर लीनियर सीक्वेंस था और डिनोमिनेटर जो है वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस था। और जो 2024 में आया था उसमें न्यूमरेटर लीनियर सीक्वेंस था सर और डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस था। जी मूसा भाई। सर ये आईजीसीएसई में कितने नंबर का आता है? यार उधर भी वही है, 3 से 4 नंबर पे।